है बेटा तू? आ चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगवाती हूँ जल्दी से। कितना थक गया है मेरा लाडला। चल बेटा जा जल्दी से हाथ मुंह धोआ, मैं तेरे लिए खाना लगवाती हूँ। हाँ माँ, थकान बहुत हो जाती है। क्या है ना कि इतना दूर की यात्रा ही रहती है, आने जाने में ही थक जाता हूँ। बहुत थकान हो जाती है माँ। अरे आ गए आप, पूरा 4 दिन बाद आ रहे हैं आप। आपने तो मुझे बताया भी नहीं था कि आप कहाँ जा रहे हैं। 4 दिनों तक मैं आपका इंतजार करती रही। माँ जी से भी मैंने कितनी बार पूछा, माँ जी हमेशा यही कहती थी कि आप ठीक हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। पर आपने मुझे बताया ही नहीं था जाने से पहले कि आप जा कहाँ रहे हैं। ओ महारानी, बात तुझे जानने की और पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं तो तूने समझ क्या रखा है खुद को? इस घर की मालकिन है तू, इस घर की मालकिन मैं हूँ। कौन कहाँ कब जा रहा है इस चीज का हिसाब ना मैं रखूंगी। और तू मेरे बेटे की सिर्फ बीवी है। बीवी का काम होता है सेवा करना, सवाल पूछना नहीं होता, समझी तू? मेरा बेटा कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, इस सब की जानकारी लेना ना तेरा काम नहीं है, समझी तू? मालकिन नहीं बन गई है मेरे बेटे की जिंदगी की, शादी हुई है सिर्फ इसकी तेरे साथ, समझी तू? एक तो वैसे भी माँ आते ही अपनी मनहूस सूरत ये दिखा देती है। पूरा घर में घुसने का ही मूड नहीं करता। जी तो करता है कि इसकी शक्ल देखते ही चला जाऊं घर से। बाबूजी की बात ना होती तो मैं इस जैसी बदसूरत से कभी शादी ना करता। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है इस बदसूरत लड़की से शादी करके। मेरी तो पूरी लाइफ खत्म हो गई। अब खड़ी क्या है, अभी तेरी और आरती उतारूं तब चलेगी यहाँ से। जा भाग, जाग के मेरे बेटे के लिए खाना लगा। इतने दिनों बाद मेरा बेटा आया है, इतना भूख लगी है उसे। खड़ी होकर पूछ रही है कब कहाँ गए थे, क्यों आए थे। हाँ नहीं तो जा यहाँ से, जा भाग। ध्यान दिए रहना बेटा, इसे ना सर पर मत चढ़ने देना। ये हमारी सिर्फ एक मजबूरी है। तेरे बाबूजी ने इसके बाबूजी से पैसे उधार लिए थे, उसी के चक्कर में तेरी शादी मुझे इस मनहूस से करवानी पड़ी, वरना मैं तो इसे कभी अपने घर की बहू ना बनाती। और जो जिंदगी का रहस्य है तेरे ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ और तू जानता है। हम एक दूसरे के साथ ही वो रहस्य साझा करेंगे। इसे बस इसी तरह घर में पड़ी रहने दे। आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ। मुझे भी इस मनहूस से कोई मतलब नहीं है। जिसकी मुझे सूरत तक नहीं पसंद, मैं उससे क्या ही बोलूं। माँ जी मुझे हरदम कितना कुछ सुनाते हैं। मेरी गलती क्या है? मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, पत्नी हूँ उनकी। वो कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या मेरा जानने का कोई अधिकार नहीं है? इसी तरह चले जाते हैं, हफ्तों हफ्तों बाहर रहते हैं। मैं उनसे शादी करके इस घर में आई हूँ, पर इस घर में आकर मैं सिर्फ काम करती हूँ। उनका मेरा तो कोई साथ है ही नहीं। वो तो चले जाते हैं महीनों महीनों और कभी मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। महीनों भर बाद भी आते हैं ना, तब भी माँ जी उनके साथ इतना अच्छे से व्यवहार करती है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर मैं करूँ क्या, किससे कहूँ अपना दुख? हाँ आज माँ के घर जाना है ना, माँ से ही कहूंगी। कहीं बहाना बनाकर सब्जी उब्जी लाने के बहाने माँ के पास जाकर कहती हूँ, हो सकता है माँ ही कोई रास्ता निकाले मेरी इस परेशानी का। अरे ओ करंजली, कहाँ मर गई? अभी बस्ती किचन में स्वाहा हो गई क्या? अभी तक खाना नहीं लगाया तूने? हम लोग हाथ मुंह धोकर आ भी गए और इसका खाना अभी तक नहीं लगा। एक नंबर की ढीली है ये। क्या किया जाए, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। बस 4 थाली खाना खाने को कह दो इसे, काम तो इससे एक भी ना हो। नहीं माँ जी, बस लाई, आ रही हूँ। माँ अब आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ अपना दुख? कोई और है भी तो नहीं सुनने वाला। बाबूजी आज जिंदा होते तो कम से कम उनसे मैं कह सकती, पर आप तो जान ही रही हो ना माँ, मेरी शादी कराने के बाद बाबूजी इस दुनिया से ही चले गए। मैं किससे कहूँ अपना दुख माँ? माँ वो इंसान मुझे पसंद ही नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है, हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी सूरत में ये खराबी, तुम्हारी सूरत में वो खराबी, तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं करता। और माँ महीनों महीनों तक घर से बाहर रहते हैं और जब घर लौट कर आते हैं ना, तभी माँ जी उनके साथ इतना अच्छे से बर्ताव करती है जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही ना हो। माँ कुछ तो गड़बड़ है माँ। माँ मैं क्या करूँ, आप ही बताओ, मैं अपनी घर गृहस्थी कैसे बचाऊँ माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख बेटी, अब मैं तुझे क्या ही समझाऊं, क्या ही सलाह दूं। बस माँ हूँ तेरी, इस नाते तुझसे यही कहूंगी कि जिंदगी में ना आदमी हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं, उनकी ना इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। औरत का ही धर्म होता है कि वो अपने पति को अपने पल्लू से बांध कर रखे। हर औरत में ये गुण होना चाहिए कि वो अपने पति को अपने पल्लू से बांध कर रखे। देख बेटा, मैं तुझे क्या ही समझाऊं, पर तुझे ही कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि तेरा पति सिर्फ तुझे ही देखे। मानती हूँ कि तेरी सूरत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर जैसी भी है ना, औरतें उसी में ठीक ठाक करके अपने पतियों को अपने पास रखती हैं। अब देख, ये सब कुछ ना मैं तुझे क्या ही समझाऊं, पर तू समझ रही है ना मेरी बात? क्या ही पास रखूं माँ? जब वो इंसान मुझे देखना चाहे तब ना, वो तो मेरी ओर देखते भी नहीं है, हमेशा मेरी सूरत को ही मनहूस बताते रहते हैं। तो मैं क्या ही उन्हें अपने पल्लू से बांध कर रख पाऊंगी?
जब वो मुझसे बोलते, मुझसे बात करते, तब तो मैं कुछ कर पाती ना। वो सब मैं नहीं जानती बेटा, पर देख तेरी गृहस्थी बचाने का ना बस एक ही तरीका है। वैसे भी तू जानती ही है तेरे पति रमेश और तेरी शादी किस तरह से हुई है, किन हालातों में हुई है। रमेश तो ये शादी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता। वो तो अपना पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई के लिए उसके बाबूजी ने तेरे बाबूजी से उधार पैसे लिए थे, इसीलिए रमेश की नौकरी लगते ही तेरे बाबूजी ने तेरी शादी रमेश से करवा दी। देख बेटा, अब इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं मानती हूँ माँ, पर इन सब में मेरी क्या गलती है? मैंने क्या ऐसा पाप किया है जो मुझे आज ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है? मेरी शादी करवाने वाले ना मेरे पिताजी, ना मेरे ससुर जी, दोनों में से कोई अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं अपना दुख दर्द किससे जाऊं बांटने? देख बेटा, अब मैं क्या ही कहूँ इस बारे में। देख, जितना बीती बातों को सोचेगी ना उतना ही दुख होगा। बस आगे की जिंदगी कैसे खुशहाल बना सकती है ना, वही अपने हाथ में होता है। अच्छा, चलती हूँ माँ। माँ से कहकर आई थी कि मैं सब्जी लाने जा रही हूँ, उनसे झूठ बोला था। बहुत ज्यादा देर बाहर रुक नहीं सकती, इसलिए चलती हूँ। बाय माँ। ईश्वर तुझे सब सहने की शक्ति दे बेटा। मैं जानती हूँ तेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। जिन लोगों का मुंह तुझे शादी में ही देखकर बना हुआ था, वो आगे तुझे क्या ही खुश रखेंगे। सब जानते हुए भी बस चुप हूँ मैं, कर ही क्या सकती हूँ। मेरे तो हाथ पाँव खुद ही बंधे हुए हैं। बहू, ओ बहू, जरा 2 रोटी दे जा, बहुत तेज भूख लगी है। सुबह एक ही बार पूछी, बुढ़ापे का शरीर है, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती है। बहू, ओ बहू। आज मैं इतना सुंदर से तैयार हुई हूँ ना कि आज तो ये मेरी ओर देखेंगी ही। वैसे भी इतने महीनों बाद आए हैं, तो कम से कम आज तो इन्हें मुझसे बोलना ही चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए, मुझे देखना चाहिए। आज इन्हीं के लिए तो मैं इतना तैयार हुई हूँ। हाँ, देखिए ना मुझे, बताइए ना आज मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर लग रही हूँ ना? ये साड़ी जब आप नहीं थे तब मैंने खरीद कर रखी थी कि जब आप आएंगे ना मैं तब पहनूंगी। देखिए ना, बताइए ना कैसी लग रही है? अजीब बेशर्मी है ये। छी, क्या पहन रखा है तुमने? ये कोई ड्रेस है? ये कोई कपड़ा है? ये कोई साड़ी है? छी, अरे भारतीय नारी कैसे साड़ी पहनती हैं? और तुम, छी, साड़ी को भी तुमने एक भद्दा मजाक बना कर रखा है। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें देखने से ही मुझे गुस्सा आती है। हो तो बदसूरत और काम देख लो तुम्हारे। बस बहुत हो गया, मुझे समझ में नहीं आता आपका। शादी के 2-3 महीनों तक तो हमारा रिश्ता सब कुछ ठीक था ना, फिर अचानक से आपको क्या हो गया है? आपको मैं बदसूरत लगने लगी? महीनों महीनों तक आप घर नहीं आते। कितना समय तक मैं आपका इंतजार करती रहती हूँ घर में। मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि हो सकता है आपको कहीं काम हो, अपने काम में आप फंस जाते हो, पर जब आप लौट कर आते हैं तब पर भी आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे इतना समझते क्यों नहीं? क्यों आप मुझसे बात नहीं करते? क्यों मेरी ओर नहीं देखते? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? कभी कोई बहाना लेकर, कभी कोई बहाना लेकर, हमेशा आप मुझे कुछ न कुछ सुनाकर और हमेशा अपने से दूर कर देते हैं। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हैं? क्यों? तुम्हारी बकवास बातें सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। अपना सो जाओ, और मुझे भी नींद आ रही है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हर बार ये मुंह फेर लेने से बात बदल नहीं जाएगी। मुझे समझ नहीं आता, आखिर अचानक से आपको हो क्या गया है? क्यों आपको मैं अच्छी नहीं लगती अब? क्यों? माँ जी, आज सुबह होते ही वो फिर चले गए अपना सारा सामान लेकर। माँ जी, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आप उन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं है? ऐसी कौन सी नौकरी है उनकी जो उन्हें महीनों महीनों बाहर रहना पड़ता है? मैं यहाँ घर में उनका इंतजार करती रहती हूँ। माँ जी, आप ही तो हैं जो कुछ कर सकती हैं। माँ जी, आप उन्हें समझाइए कि मेरी तरफ, अपने परिवार की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। ऐसा कौन सा काम है जिस काम में उन्हें महीनों तक घर से दूर रहना पड़ता है? अरे करमजली, नासपीटी सब तेरी ही वजह से है। दुनिया भर की औरतें अपने पतियों को अपने मुट्ठी में करके रख लेती हैं, लेकिन तुझमें औरतों वाले कोई गुण है जो तू अपने पति को अपने काबू में कर सके? अरे थोड़ा बहुत भी नहीं तू अपने पति को अपनी ओर रिझा सकती? किस काम की औरत है तू? बेकार है, बेकार। मेरा तो नसीब ही फूटा था। पता नहीं कहाँ तू जैसी लड़की बैठी थी, पता नहीं कहाँ से मेरे पति ने तेरे पिता से उधार ले लिया और मेरे बेटे का भाग्य फूट गया तुझसे शादी करके। न शकल में न सूरत में। जब तुझे देखता है ना वो, उसका दिल ही नहीं करता घर आने का, इसीलिए वो भाग जाता है। सुधारना चाहती है ना कुछ? सुधार, अपनी शकल ही बदल डाल, शायद तब मेरा बेटा रुक जाए घर में। माँ, अब इसमें मेरी क्या गलती है? माँ, मैं क्या करूँ? मैं कैसे रहूँ वहाँ उस घर में? जब मेरे पति ही मुझे नहीं देखना चाहते तो फिर मैं उस घर में क्यों हूँ? किसके लिए हूँ? सिर्फ काम करने के लिए? माँ, मैं कहती हूँ ये रिश्ता खत्म कर दीजिए। जो रिश्ता जुड़ ही नहीं रहा है उसे निभाने से क्या ही फायदा? वो मेरी ओर देखते भी नहीं, मुझसे पसंद भी नहीं करते, महीनों महीनों तक घर से बाहर ही रहते हैं। उन्हें मुझसे जरा सा भी लगाव नहीं है। माँ, मैं क्यों हूँ उस घर में? माँ, आपने कहा था अपने पति को अपनी ओर रिझाओ,
और खुद भी आजाद हो जाए इस रिश्ते से। बुरा मत मानिएगा दीदी, पर इसमें माँ जी क्या कर सकती है जब आपकी शकल ही नहीं अच्छी है, आप में कोई गुण भी नहीं है, अपने ही पति को अपने पल्ले से नहीं बांध कर रख पा रही हैं आप, तो गलती किसकी है? आपकी ही है। अगर एक औरत का पति उसके पास नहीं रहता, उसे नहीं देखता, तो जाहिर सी बात है ना कि कमी औरत में ही है। मानती हूँ माँ, कभी अगर मुझ में है तभी अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी माँ, अपने कमियों के साथ जी लूंगी मैं, पर कम से कम एक सम्मान वाली जिंदगी जीना चाहती हूँ, आजाद होना चाहती हूँ उस घर परिवार से, वहाँ के जिम्मेदारियों से, सब कुछ से। ओ दीदी, ओ एक्सक्यूज मी, जरा इधर सुनना तो। ये आप क्या सोच रही हो? वहाँ से आप चली आओगी तो यहाँ आपका खर्चा कौन उठाएगा? कौन उठाएगा आपका खर्चा? कितने लोग हैं यहाँ पर? हाँ, कितने कमाने वाले दिख रहे हैं आपको? एक बात आप अच्छे से समझ लो, आपकी सास आपको मारे कूचे चाहे जो करे, आपका पति आपको देखे या छोड़कर भाग जाए कहीं पर रहना तो आपको वही है। सुना नहीं है आपने, ससुराल में से लड़कियों की सिर्फ अर्थ ही वापस आती है, वही बात समझ लो। यहाँ तो आप रहने से नहीं, अकेले कमाने वाले आपके भैया, मैं आपको भी बुला लूंगी यहाँ, और भी सबको बुला लाओ, धर्मशाला खोल रखी है ना हमने। भाभी, एक बार आप मुझे यहाँ आने तो दो, मैं अपने भर का कुछ ना कुछ कर लूंगी, कम से कम यहाँ सम्मान वाली जिंदगी तो मैं जी पाऊंगी। वहाँ काम भी करती हूँ, सास के ताने भी खाती हूँ, ऊपर से पति का तिरस्कार भी सहती हूँ। प्लीज भाभी। ओ माँ जी, आप इन्हें ना अच्छे से समझा दो, मैं दोबारा कुछ कहने वाली नहीं हूँ। हाँ, अच्छे से समझ लो आप दोनों माँ बेटी। माँ, इस घर में मैं पलकर पड़ी हुई, बचपन से इसी आंगन में खेली, इस घर को साफ सुथरा किया, इस घर में झाड़ू पोछा किया, सब कुछ किया माँ। इस घर को संवारने के लिए जो हो सकता था वो सब मैंने किया माँ। क्या आज मेरी शादी होने के बाद ये घर मेरे लिए इतना पराया हो गया कि मुझे इसमें सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिल सकती? बस कुछ दिनों की बात रहेगी माँ, मैं कुछ ना कुछ अपने भर का कर लूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी माँ, पर कुछ दिनों तक मुझे यहाँ रहने दीजिए आप लोग, प्लीज माँ। अगर ऐसा नहीं हो सकता ना माँ, तो आप चलिए, आप चलकर उनसे बात कीजिए, उनकी माँ से बात कीजिए, कुछ तो आप लोग करिए मेरे लिए। मुझे माफ करना बेटी, दो रोटी का सहारा ना मुझे अपनी बहू से ही है, मैं उसके खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं कर सकती। माफ कर देना अपनी माँ को। और जहाँ तक सवाल है तेरी सास से बात करने का, तो मैं जानती ही हूँ कि वो मेरी कोई बात सुनेंगी नहीं, सिर्फ मेरा तिरस्कार ही करेंगी, जैसे वो तेरा अपमान करती हैं। अब तू क्या चाहती है कि मैं भी जाकर तेरे घर में अपना अपमान कराऊं और अपने बच्चों का अपमान कराऊं? देख बेटा, औरत के हालात हमेशा अच्छे हो ये जरूरी नहीं, जो जैसा मिल जाए उसी में सह लेके पड़े रहना चाहिए, वो भी जिंदगी ही होती है। तुझे सर छुपाने के लिए जगह मिल रही है, रहने के लिए घर मिल रहा है, खाने के लिए दो रोटी मिल रही है, बस तुझे और क्या ही चाहिए बेटा? माना कि जिंदगी में सब सुख जो होनी चाहिए नहीं हो, तो जो ना भी हो ना उसे संतोष कर लेना चाहिए। कम से कम तुझे घर और दो रोटी तो मिल रहा है, मेरे हिसाब से तो बस उसी में संतोष कर ले और रह वहाँ पर। मैं और कुछ नहीं कह सकती तुझे। वाह माँ, वाह, मैंने आपसे तो ये उम्मीद नहीं की थी माँ। मुझे लगा था मेरे दुख में कोई और दुखी हो ना हो, पर मेरी माँ जरूर होंगी, मेरे लिए वो कुछ जरूर बोलेंगी। पर वाह माँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने मुझे, मैं जिंदगी भर याद रखूंगी इसे। अब तो चाहे जो भी समझ बेटा, पर मैं तुझसे कह रही हूँ ना, जिंदगी जीने के लिए सर छुपाने के लिए जगह और दो रोटी इंपॉर्टेंट है, और मुझे वो इस घर में मिल रहा है। मैं यहाँ किसी से बगावत नहीं करना चाहती, और तुझे भी यही सलाह दे रही हूँ। अपना सर छुपाने के लिए तुझे छत मिल रही है, खाने को दो रोटी मिल रही है, जो जैसा चल रहा है ना चलने दे, अपना जैसे तैसे पड़ी रहे उसी घर में। कम से कम तेरी जगह तो बनी रहेगी, कोई और तो वो जगह नहीं ले पाएगा। माँ, जब आप मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकती, तो फिर आपकी सलाह देने से ही क्या ही फायदा? मैं खुद कर लूंगी अपने लिए जो भी मुझे करना होगा। हाँ तो जा फिर कर ले अपने मन का, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। छोड़ दे उस घर को, चली जा कहीं पर, मेरा ही क्या ही जा रहा है, एक दिन खुद ही पछताएगी। बाहर की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जो तुझे दो रोटी कमाने के लायक तुरंत बना देगी। जब भूखे पेट रहेगी ना तब तुझे समझ में आएगा। और तू क्या चाहती है, मैं तेरे इकलौते भाई को ले जाकर तेरे ससुराल में खड़ा कर दूं कि वहां वो जाए और गुस्से में अगर किसी में कुछ हाथापाई हो गई, मेरे बेटे को जेल हो गई, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझी तू? मैं अपने इकलौते बेटे की जान और जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। और दूसरी रह गई मैं जाकर तेरे ससुराल में बात करूं जिससे वो तेरी सास मेरी बेइज्जती कर सके। मैं तो पहले से ही शादी के खिलाफ थी, मैंने कहा था कि किसी के एहसान के बदले में उसकी शादी मत कराओ मेरी, पर आप लोग नहीं माने। आप लोगों ने कहा लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आज मेरी जिंदगी में जो बीत रहा है उसका दर्द आप लोगों को सुना नहीं आई, तो आप लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मुझसे कोई मतलब नहीं है, सारी कभी तुम्हारे अंदर ही है। रहने दो माँ, मैं समझ गई, इंसान का दुख ना कोई नहीं दूर कर सकता, वही हाल है। दुख सुन सब लेते हैं पर दूर कोई नहीं कर सकता। सुनकर हंसना तो सबके बस की बात है। मैंने समझ लिया है माँ, न मेरे लिए ससुराल है कुछ, न ही कुछ मायका। ये मेरी कैसी जिंदगी है, कोई मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, पति को भी मुझसे कोई मतलब नहीं है, सास को भी मैं अच्छी नहीं लगती, और मेरी माँ ने तो आज मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। उस घर से मेरा कोई
वास्ता नहीं है। क्या शादी के बाद लड़की की यही जिंदगी जो रह जाती है जिसे ससुराल वाले ना चाहे और उसके मायके वाले भी उसे छोड़ दे। ये मन तो कर रहा है इसे समुद्र में कूद कर अपनी जान दे दूं मैं। मेरी जिंदगी में तो ये ऐसा दुख है जिसे मैं किसी से कह भी नहीं सकती। कौन सुनेगा मेरी बात जब मेरी अपनी माँ ने सुनकर कुछ भी करने से इनकार कर दिया। मतलब मेरा दुख है मैं जानू। मेरी जिंदगी बर्बाद हो तो होए, किसी को क्या ही फर्क पड़ जा रहा है, सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश है। माँ मेरी मुझे क्या राय दे रही है कि उसी घर में पड़ी रहो, कुछ मतलब मत रखो, किसी से अपना खाओ पियो रहो, तुम्हें कम से कम छत तो मिल रही है। ये कौन सी बात हुई? वो मेरा ससुराल है, मेरा घर है, मेरे पति है, वो मेरा अधिकार है वहाँ पर। मेरा अधिकार दिलाने के बजाय माँ मुझसे कह रही है कि वैसे ही पड़ी रहो, कुछ आवाज ही ना करो। ये कौन सी बात हुई? आज आज एक कूद कर मैं अपनी जान ही दे देती हूँ, सारा किस्सा ही खत्म हो। जिसे ना कोई ससुराल में देखना चाहता है, न मेरी सास, न मेरे पति और न ही मेरी माँ, तो फिर मैं आखिर जिंदा क्यों हूँ? क्यों हूँ मैं जिंदा? सब मर जाती हूँ, सबका कलेश खत्म कर देती हूँ। पर एक मिनट, मेरे मरने से क्या ही बदल जाएगा किसी की जिंदगी में? क्या मेरे पति दुखी होंगे? कोई कुछ नहीं होगा। जिनकी जिंदगी में मेरी जीती जी कोई अहमियत नहीं है, मरने के बाद वो लोग क्या ही मेरी मौत पर अफसोस करेंगे? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबकी जिंदगी पहले की तरह ही चलती रहेगी। मेरे पति मुझे चाहते ही नहीं, मेरी ओर देखते भी नहीं, तो उन्हें मेरे मरने का क्या ही अफसोस होगा। और मेरी माँ, वो बेचारी हमेशा बस ऐसे ही करके रह जाएंगी, कहेंगी कि मर गई बेचारी। और मेरी सास उससे तो खुशी होगी कि मैं गई इस दुनिया से। किसी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिंदगी मेरी खत्म हो जाएगी। भगवान ने मुझे इंसान का जन्म दिया है, इस जिंदगी को मैं खत्म कर दूं सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जिन्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है? मैं नहीं करूंगी आत्महत्या, मैं नहीं मरूंगी। मैं क्यों मरूं? जिन लोगों ने मेरी कदर नहीं की उनके लिए, जो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते उनके लिए क्यों मरूं मैं? जिंदगी तो मेरी जा रही है ना, किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा? सबकी जिंदगी तो पहले की तरह ही चलती रहेगी। हाँ, मेरी जिंदगी जरूर खत्म हो जाएगी। भगवान ने मुझे इंसान का जन्म दिया है, इस जन्म को मैं उन लोगों के लिए खत्म कर दूं जिन्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है? नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करूंगी। अब मैं खुद के लिए खड़ी होंगी, मैं खुद के लिए कुछ करूंगी। जब लोग मेरे लिए नहीं खड़े हो सकते तो मैं किसी और से उम्मीद ही क्यों करूं? जीवन मेरा है, इसलिए अच्छाई बुराई सोचना मेरी जिम्मेदारी है। मैं क्यों दूसरों के बारे में सोचती रहती हूँ? अपने बारे में मैं क्यों नहीं सोच सकती? नहीं, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। अपनी जिंदगी को कैसे खुशहाल बनाया जा सकता है, बस इस बारे में सोचूंगी। मुझे भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो मुझे खुद के लिए ही कुछ करना होगा। जब तक मैं खुद के पैरों पर नहीं खड़ी होंगी, मैं क्या ही कर पाऊंगी अपनी जिंदगी में? जब तक मैं खुद के पैरों पर नहीं खड़ी होंगी, हमेशा दूसरों के सहारे ही रहूंगी, तो हमेशा दूसरों से तिरस्कार ही मिलेगा मुझे। मुझे खुद के पैरों पर खड़ी होना होगा। पर मैं करूं क्या? मेरे पिताजी ने तो मुझे पढ़ाया ही नहीं। उधार देकर वो दूसरों के बच्चों को पढ़वा सकते थे, पर मुझे नहीं पढ़वाया उन्होंने। काश मेरे पति को उधार देकर पढ़वाने से अच्छा होता कि वो मुझे पढ़वा देते, तो आज शायद मेरी जिंदगी इस तरह से दुख में न बीतती। एहसान के दबाव में उन्होंने मेरी शादी करवा दी, और वो इंसान मुझे चाहता ही नहीं। शादी के महीने 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक चला, पर इसके बाद से वो अपना बाहर रहने लगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उस घर में सास के ताने और पति का तिरस्कार ही सहकर रह रही हूँ मैं। अब मुझे खुद के लिए ही कुछ करना होगा। सबसे पहले मैं अपने पाँव पर खड़ी होंगी। मैंने कहा ना कि तुझे कुछ नहीं करना है, इस घर के काम ही इतने हैं और तुझे बाहर जाकर ये सब उल्टी सीधी चीजें करनी है। हाँ, नहीं तो घर में पड़ी रह चुपचाप से, और ये उल्टी सीधे काम करना ना छोड़ दे, समझी तू? ठीक है माँ जी, मैं तो बस आपकी इजाजत लेने आई थी। मैं तो किसी काबिल हूँ नहीं, औरों की बहुओं को देखती हूँ, सब काबिल हो जाती हैं, अपनी सास के हाथों पर लाकर पैसे रखती हैं। मैं देखती हूँ माँ जी, आपके हाथ कितने तंग रहते हैं। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि मैं भी आपकी 2 पैसे से मदद कर सकूं, और इसके लिए जरूरी है कि पहले मैं भी काबिल बनूं। और मैंने तो अपनी काबिल बनने का रास्ता भी खोज निकाला है। बस बात ये है माँ जी, उसमें मुझे 1-2 घंटा देना ही पड़ेगा। माँ, मैं पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ माँ जी, और पार्लर का कोर्स भी मैंने देख लिया है, एक जगह पर फ्री में सिखा रहे हैं। बस मुझे वहाँ जाना होगा। मुझे आप रोज 2 घंटे 3 घंटे का समय दे दीजिए माँ जी, मैं वो कोर्स करना चाहती हूँ माँ जी। माँ जी, अगर ऐसा हुआ ना, मैं खुद का पार्लर खोल लूंगी, और देखिएगा एक दिन आप पैसे में नहाएंगी, पैसे में। अब क्या करूँ माँ जी? मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं कोई नौकरी ही कर लेती, पर आप तो जानती ही हैं मैं सिर्फ इंटर पास हूँ, मुझे क्या ही कोई नौकरी देगा। आपको पता है माँ जी, जिनका पार्लर चल जाता है ना, महीने 3-4 महीने में तो उन्हें 1-1.5 लाख का मुनाफा होता है। क्या कहा तूने? क्या कहा?
लाख 1.5 लाख, हे भगवान, इतना मुनाफा होता है पार्लर के काम में। तब ठीक है, फिर कर ले तू। घंटा 1.5 घंटा की ही तो बात रहेगी। बस जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा कर जाना और आकर भी निपटाना। बस मेरी यही एक शर्त है, बाकी तो कर ले जो तुझे करना हो। लाख 1.5 लाख। थैंक यू सो मच माँ जी। अगर आप मुझे इजाजत ना देती ना तो फ्री में ही क्यों ना सिखा रहे होते, मैं वो कोर्स कभी ना करती। मैं तो अपनी माँ जी के आगे की विरुद्ध जा ही नहीं सकती। माँ जी बस एक बार मेरा पार्लर चल जाने दीजिए, देखिएगा आप पैसे में उठेंगी और पैसे में बैठेंगी। कोशिश करना फिर कि तेरा पार्लर चल जाए। बाकी मैं घर के काम से कोई समझौता नहीं करूंगी। घर के काम करके जाना और जो काम बचे हुए होंगे उनको आकर करना। वो सब काम निपटाना ना तेरी जिम्मेदारी है। लाख 1.5 लाख। फ्री में कौन मुझे सिखाएगा, मैं तो खुद का अपना झुमका बेचकर इंतजाम करी हूँ कि मैं पार्लर का कोर्स कर सकूं। माँ जी मुझे ऐसे तो जाने न देती, इन्हें लालच देकर फंसाना बहुत जरूरी था। लाख 1.5 लाख, वाह। 6 महीने बाद जब आपने मुझे पार्टी के लिए तैयार किया था ना, लोग मुझे देखते रह गए थे। मैं तो बेहद खुश हूँ। बहुत जल्दी ही मेरे बच्चे की भी बर्थडे पार्टी होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि आप पहले से ही मेरी बुकिंग ले लो, और मैं नहीं चाहती कि आप किसी और को लगाना मुझे तैयार करने में। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। मैं सिर्फ आपके हाथ से ही तैयार होंगी। मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी रहेगी। मैं कोई समझौता नहीं करना चाहती उसमें। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपकी बेटी की बर्थडे पार्टी में आप दिखोगी। मैं पूरी मेहनत से आपको तैयार करूंगी। आप देखना, जितनी तारीफ आपकी इस पार्टी में हुई है ना, उससे भी दुगनी होगी। एक तो भगवान ने आपको नेचुरल ब्यूटी इतनी सुंदर दी है, हर कोई कहाँ इतना सुंदर होता है। एक आप मुझे देखिए, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। हाँ ये अलग की बात है कि मुझ में भगवान ने थोड़ा बहुत टैलेंट दिया है कि मैं अपना ये काम कर सकती हूँ। बस यही समझ लीजिए। अरे ऐसे क्यों कह रही हैं? आप बहुत सुंदर हैं। अपना अपना देखने का नजरिया होता है। मुझे तो आप बेहद अच्छी लगती हैं। इतनी खुशनुमा है आप। आपके पास 2 पल भी खड़े रहो तो जिंदगी में ना सकारात्मकता आ जाती है। बहुत ही खूबसूरत हैं आप, मन से, विचारों से और आत्मा से। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे पति बस आने वाले ही होंगे। मैं तो आपसे कह रही थी चलिए पार्लर के अंदर ही चलकर आराम करिए। बस बंद करने का टाइम हो गया है तो बस मैं भी निकल ही रही थी। लेकिन अगर आपके पति को आने में अभी समय हो तो चलिए अंदर चलकर बैठ लीजिए। मैं भी थोड़ी देर आपके साथ ही बैठ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, क्या करनी है? आप अपने पार्लर का ताला खोलेंगी और फिर आपको भी तो देर होगी। आपका भी तो अपना घर परिवार है। मैं कुछ आपको परेशान नहीं करना चाहती। वो तो मैं बस अपने पति के साथ आई थी, उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उन्होंने मुझसे कहा यहीं रहो, मैं बस आता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ध्यान आया कि मेरा पार्लर है, तो मैंने सोचा चलकर आपको अपॉइंटमेंट आपकी ले लूँ और आपको बताती चलूँ कि 5 तारीख को कोई और काम मत रखिएगा। 5 को मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ही मुझे तैयार करें। अच्छा। अरे चलो भी शिवानी, करने क्या लगी तुम? किससे बातें करने लगी? इतना टाइम हो रहा है, तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आना पड़ा मुझे। तुमसे क्या कहा था कि चौक में उधर वो वाली दुकान के सामने खड़ी रहना, पंकज वाली, और तुम यहाँ पर चली आई। अरे कुछ नहीं, ये मेरी पार्लर लेडी है। बस इन्हीं से बात करने लगी थी। अब इन्हें फिक्स कर रही थी अपने बेटे के जन्मदिन के लिए। अरे क्या हुआ? मुझे लगता है आप मेरे पति को जानती हैं। नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। कभी कभी इंसान एक दूसरे के साथ रहकर भी एक दूसरे को नहीं जान पाता, तो फिर मैं आपके पति को कैसे जान सकती हूँ? मैं तो इन्हें आपके साथ पहली बार ही देख रही हूँ। पिछली बार जब आप आई थी मेरे यहाँ तो आप खुद ही अपना आई थी अकेले और अकेले ही चली गई थी, तो मैं इन्हें क्या ही जानूंगी। मैं तो इन्हें बस आज ही देख रही हूँ, मैं इन्हें नहीं जानती। अच्छा। वैसे कितने साल का है आपका बेटा? मेरा बेटा आरव, वो तो हम दोनों की जिंदगी है, हमारा परिवार है, हम सब उससे हैं। मेरा बेटा आरव ना, वो अभी 1 साल का है। मतलब कि आने वाली 5 तारीख को वो 1 साल का हो जाएगा। मुबारक हो तुम्हें, भगवान तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दे। माँ, आज की कितनी कमाई हुई? मैं तो सोच रही हूँ कि अब मैं चलकर तेरे पार्लर में ही बैठ जाऊँ। पैसे वाले काउंटर पे ना मैं बैठ जाती हूँ। जो भी कस्टमर्स आएंगे वो मुझे पैसे देंगे। आखिर इतनी मेहनत जो कर रही हूँ मैं। तुम्हारा पार्लर मैंने ही तो शुरू करवाया, मैंने ही तो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया, तो मेरा तो अधिकार बनता है ना। लाओ बहू, आज की जो भी कमाई हो मुझे दे दो। कल से ना मैं खुद ही बैठूंगी पैसे वाले काउंटर पे। हाँ
बस करिए माँ जी, और कितना नीचे गिरेंगी आप? आपको सब कुछ पहले से पता था ना? आपके बेटे ने दूसरी शादी कर रखी है, इनके अपना एक परिवार चल रहा है, आपको ये सब कुछ पता था ना माँ जी? तब पर भी आप मुझे बच्चे के लिए ताने मारती थी, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती थी, मेरे बेबसी पर तरस खाने की बजाय आप मुझे ताने मारती थी, कहती थी कि मैं माँ नहीं बन सकती, मैं बांझ हूँ। मुझे आपने क्या क्या नहीं सुनाया माँ जी? अरे जब मेरे पति ही मेरे साथ नहीं रहते तो बच्चे क्या मैं पेड़ से तोड़ कर देती आपको? हाँ, आप दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अब आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। आप लोगों की वजह से ही मैं पल पल मरी हूँ। मरने तक के लिए, आत्महत्या तक के बारे में मैंने सोच लिया था। वो तो भगवान की कृपा हो कि भगवान ने मुझे समय रहते सही चेतावनी दे दी। क्यों मैं अपनी जान उन लोगों के पीछे क्यों खत्म करूं जो मुझे पसंद ही नहीं करते, जिन्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है। हाँ, तुझे सब पता चल गया बेटा। मैं तो तुझे इसी दुख से दूर रखना चाहती थी, पर क्या ही करूं। चुप करिए माँ जी, मुझे आपकी सारी नौटंकी का पता है। आप अब मेरे सामने अच्छे होने का दिखावा कर रही हैं, जिससे मैं अपना पार्लर के पैसे कमा कमा कर आपको दूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वो पार्लर मेरी मेहनत का नतीजा है, उसे मैंने कैसे खड़ा किया है ना, ये मैं ही जानती हूँ। अपनी शादी के गहने तक बेच डाले मैंने अपने आप को काबिल बनाने के लिए। अब बस बहुत हो गया, अब मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। और हाँ, आप जो दूसरी शादी करके आराम से अपनी अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, अगर आपने मुझे समय रहते तलाक न दिया ना, तो फिर देखिएगा आपकी इस दूसरी शादी का रहस्य ना मैं कैसा भंडाफोड़ करती हूँ। पूरी दुनिया समाज में कहीं आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बढ़िया है, मैं इनके पीछे हमेशा भागती रही, पर वाह रे आदमी, आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा कि आपने अपना अलग परिवार बसाया हुआ है। यानी अगर मैं आपकी पूरी जिंदगी इंतजार करती तो मैं करती रहती। ये तो भगवान की कृपा न होती, उन्होंने मुझे सच्चाई न दिखाई होती, तो मैं तो पूरी जिंदगी आपका इंतजार करती रहती ना, एक अच्छी पत्नी होने का धर्म अदा करती रहती। और वाह रे इनकी माँ, आप, वाह रे माँ जी, आप एक औरत होते हुए भी एक औरत का दर्द देखकर आपसे बोला ना गया, एक औरत का दर्द देखकर आप चुप रही। आपने जानबूझकर अपने बेटे की गलतियों को बढ़ावा दिया। मुझे भनक तक नहीं लगने दी इस बात की। बहू को कमाने वाली मशीन बना लिया आपने, पर उसके कान में आपसे एक बार भी न कहा गया कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। उसके लिए आपको कुछ तो बोलना चाहिए था माँ जी, मुझे सच्चाई तो बतानी चाहिए थी। अरे एक औरत होकर इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं आप? मुझे आप दोनों से छुटकारा चाहिए। अब मैं सब समझ चुकी हूँ आप लोगों का। पहले आप लोगों ने मुझे काम करने की मशीन बना कर रखा था इस घर में, और उसके बाद जब मैं काबिल बन गई तो मैं पैसा देने की मशीन बन गई। मुझे सच्चाई का पता न चले बस। पर अब बहुत हो गया, अब मैं सारा सच जान चुकी हूँ। अब आप लोग अच्छे से मुझे तलाक दे दीजिएगा। मैं तलाक के कागज आप लोगों को भेज दूंगी। मुझे नहीं रहना ऐसे रिश्तों में बंद कर जो झूठे हो, मक्कार हो, फरेबी हो। जी, आपने मेरी ननद जी को अकेली समझकर ये सब कुछ किया है ना, आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने सब कुछ सुन लिया है। आपने मेरी ननद की जिंदगी बर्बाद कर दी, आपने दूसरा परिवार बनाकर रखा है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरी ननद की जिंदगी बर्बाद कर दी है। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। माँ जी ने कहा है कि आप अपना सामान पैक करिए, मैं आपको अपने घर ले चल रही हूँ। चलिए, मैं आपको खुद अपने घर ले चल रही हूँ। नहीं तो भाभी, अब मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना खुद से सीख लिया है। मुझे अब किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है अब आप यहाँ क्यों आई हो। मुझे अब किसी की सहायता नहीं चाहिए। एक समय था जब मैं आपके दरवाजे पर भी गई थी सहायता मांगने, तब ना आपने और ना मेरी खुद की माँ ने मेरी कोई सहायता की थी। अब मुझे किसी से कोई सहायता नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी बनाना बिगाड़ना जो कुछ भी करना है ना, मैं खुद कर लूंगी। आप जाइए यहाँ से। दीदी, परसों तलाक के कागज आपके घर तक पहुँच जाएंगे, उस पर मुझे आपके साइन चाहिए। और हाँ, मैं नहीं चाहती कि कोर्ट को मुझे सच्चाई बतानी पड़े। अगर आपने चुपचाप से साइन कर दिए तो आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। एक दिन अपनी जिंदगी खत्म करने आई थी यहीं पर, और आज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। अब सारे बंधनों से, सारी चीजों से सबसे आजाद हूँ मैं। अब अपनी जिंदगी में शांति से और अकेले गुजार सकती हूँ, आराम से। कौन कहता है कि औरत अकेले अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती? क्यों नहीं गुजार सकती? अगर उसकी कोई परवाह करने वाला नहीं, अगर उसे कोई समझने वाला नहीं, तब क्या ही फायदा ऐसे रिश्तों से जुड़े रहने का। बस फिर यही है कि जिंदगी काटने से अच्छा है ना कि जिंदगी को जिया जाए, और मैं जिंदगी को जीने में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारे यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया
तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।